हेलो स्टूडेंट। आज का अपना नया टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। क्योंकि यहां पर फिजिक्स में काफी चेंजमेंट देखने को मिला। होता क्या है, कूलाम ने जो नियम बनाया वो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल था, लेकिन आवेश होते हैं वे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जहां पर यह देखा गया कि आवेश शून्य है फिर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इसका अर्थ है कूलाम का नियम गलत है। कि कुल आवेश यदि वस्तु का शून्य हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र यहां पर शून्य, यदि आवेश ही शून्य हो गया तो विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रकृति में कुछ अपवाद भी मिलते हैं। इसलिए अपना जो टॉपिक है वो विद्युत द्विध्रुव है, उसको पढ़ना जरूरी है। ये प्राकृतिक एक ऐसा अपवाद है जिसका नेट आवेश शून्य होते हुए भी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ये अपवाद है, तो इसको पढ़ना भी जरूरी है। इसलिए हम विद्युत द्विध्रुव को पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें दो आवेश होते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस। परिमाण इनका समान होता है, परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है। एक प्रकृति का अर्थ है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दोनों को मैं अल्प दूरी पर रख देता हूं, अल्प दूरी पर मैं दोनों को रख देता हूं, तो ये बन जाएगा अपने पास में विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। मान लीजिए डी दूरी है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश, तो ये विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। अब देखिए इसका नेट आवेश देखोगे, सम ऑफ क्यू इक्वल टू क्या है, 0। और विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र है वो माध्यम के साथ साथ आवेश पर भी डिपेंड करता है, दूरी पर भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए यहां पर आवेश ही शून्य हो गया, सम ऑफ क्यू, तो यहां विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाना चाहिए, 0। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए हम इस अपवाद की स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से इसमें है। तो विद्युत द्विध्रुव पहली बात तो होता क्या है उसको समझेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यह होता है कि दो समान प्रकृति, दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पांश दूरी पर रख देते हैं, तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसे, विद्युत द्विध्रुव। दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश अल्पांश दूरी पर रख दिए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लो NaCl बना, तो NaCl में Na तो प्लस है और Cl क्या है, माइनस, तो क्या बना NaCl। NaCl क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसका नेट आवेश 0। यहां पर भी आवेश क्या है, 0। तो NaCl क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ऐसे HCl है अपने पास, HCl भी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि H प्लस होगा इसमें और Cl क्या होगा, माइनस। ऐसे हमारे पास प्राकृतिक एग्जाम्पल मिलते हैं, किसके, विद्युत द्विध्रुव के प्राकृतिक एग्जाम्पल होते हैं, जिनका कुल आवेश शून्य होते हुए भी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और अब जो ये विद्युत द्विध्रुव होते हैं, इनके विद्युत क्षेत्र है ना, वो आवेश पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो डिपेंड करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनके द्विध्रुव आघूर्ण पर डिपेंड करेंगे। सिर्फ किस पर डिपेंड करेंगे, इनके द्विध्रुव आघूर्ण पर डिपेंड करेंगे। तो काफी प्रेक्षणों से पाया गया कि इनका नेट आवेश क्या होता है, शून्य। नेट आवेश शून्य होने के बावजूद ये विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, तो किसके कारण से बना रहे हैं, वो बना रहे हैं विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण के कारण से बना रहे हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दर्शाते हैं। तो यहां इसको दर्शाएंगे हम P से। इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंटम भी कह सकते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर मान लीजिए दो समान परिमाण के आवेश हैं और इनके बीच की दूरी अपने पास में है 2a मान लेता हूं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी a है। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी हो गई? 2a। और ये आवेश प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, परिमाण इनके क्या है? समान है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। ये कहता है कि दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। एक आवेश का परिमाण लेना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेनी है, तो यह कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। अब मान लीजिए एक आवेश का परिमाण हम लेते हैं, तो क्यू का परिमाण ले लिया मैंने, कोई भी आवेश है उसका परिमाण ले लिया। इनटू में बीच की दूरी कितनी है? 2a, ये दूरी है। तो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा q इंटू में 2a, ये आ जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित कुछ पॉइंट। ये इसका गणितीय रूप है और इसका एदिश फॉर्म भी देख सकते हैं। ये सैदिश रूप है, इसका सैदिश रूप है। P सैदिश इक्वल टू Q इंटू 2a सैदिश, क्योंकि आवेश सैदिश है तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। एदिश रूप देखते हैं इसका कि एदिश रूप क्या बनता है। तो एदिश रूप बनता है इसका, ये आएगा Q इंटू में 2a। न्यूमेरिकल में एदिश फॉर्म में लेके चलेंगे, काफी में किसी में सैदिश से भी सोल्व करेंगे। तो ये इसका एदिश रूप बनता है। अब कोई भी भौतिक राशि बनती है तो उससे संबंधित कुछ पॉइंट आते ही आते हैं। तो पहला पॉइंट इससे संबंधित आएगा अपने पास में, फर्स्ट पॉइंट, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है। तो द्विध्रुव आघूर्ण है एक सैदिश राशि है। कैसी राशि है? सैदिश। फिर इसकी दिशा कहां से कहां होती है? इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। माइनस से क्या होती है? प्लस की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। वैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। यहां द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो रही है तो उसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, और ये द्विध्रुव आघूर्ण में ही लगेगा। दूसरा पॉइंट अपने पास में, इसका मात्रक क्या होगा? तो एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक फार्मूले से देखें। आवेश के लिए हम लगाते हैं कूलाम और दूरी के लिए लगाते हैं मीटर। तो इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलाम मीटर। इसके बाद में हम आगे करते हैं नंबर थर्ड, सीजीएस में। सीजीएस में इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम के बन जाएंगे स्टेट कूलाम और मीटर के बन जाएंगे सेंटीमीटर। स्टेट कूलाम सेंटीमीटर, ये इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं इसकी विमा की, कि इसकी विमा क्या होगी। तो कूलाम के लिए तो हम लगाते हैं 80। देखिए कूलाम के लिए लगाते हैं 80
और दूरी के लिए लगाते हैं L। तो यहां पर इसकी विमा आ जाएगी M0 L1 T1 A1, ये इसकी क्या बन जाएगी, विमा बन जाएगी। तो ऐसे करके अपने पास में 4 पॉइंट, कोई भी भौतिक राशि आती है तो उससे संबंधित हम 4 पॉइंट जरूर डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से ये पॉइंट होंगे। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है या फिर आवेशों का जो सेपरेशन होता है किसी भी अणु में, तो वो किस प्रकार से होता है वो हम देख लेते हैं। तो आवेशों का सेपरेशन दो तरह से होता है। एक तो होते हैं अपने पास अणु होते हैं, वो ध्रुवीय अणु होते हैं, और एक होते हैं अध्रुवीय अणु। क्योंकि हमने कहा कि द्विध्रुव, नाम से क्लियर है, द्विध्रुव। द्विध्रुव का अर्थ है इसमें दो ध्रुव बनेंगे, जैसे एक ध्रुव प्लस बन रहा है, एक क्या बन रहा है, माइनस। अब जितने भी अणु है वो प्लस और माइनस से मिलकर तो बने हैं, तो इसलिए हमें अणुओं के प्रति जैसे इसको देखेंगे तो अणुओं को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक ध्रुवीय अणु बनाते हैं, एक बना देते हैं अध्रुवीय अणु। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। इनको डिवाइड करने की वजह क्या रही, वजह ये रही कि कुछ तो परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं अपने अंदर, द्विध्रुव आघूर्ण का गुण रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंट नहीं रखते हैं, रुक रुक के या कोई विशेष प्रकार का क्षेत्र लगाते हैं तो रखते हैं। तो इसलिए इस आधार पर इनको दो टुकड़ों में बांट दिया गया। एक तो जो परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण का गुण रखते हैं उनको तो हम ध्रुवीय कह देंगे, और एक कोई विशेष बाह्य क्षेत्र आरोपित करने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करेंगे तो उनको हम क्या कह देंगे, अध्रुवीय कह देंगे। मतलब एक में स्थायी होते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, एक में अस्थायी होता है, उसको लेकर आना पड़ता है। तो इस आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। वो देखिए आगे क्या क्या है। ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु में होते हैं वे अणु जिनके धनात्मक व ऋणात्मक केंद्र एक दूसरे के संपाती न हो तो उन्हें ध्रुवीय अणु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl, HCl, H2O, ये आते हैं इसके एग्जाम्पल। मतलब Na में जैसे प्लस आ गया और Cl में माइनस आ गया, तो इसका प्लस और इसका माइनस है ना, वो दोनों अलग अलग हो, एक ही बिंदु पर प्लस और माइनस ना हो, एक ही जगह नहीं होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग हैं तो हम इनको कहेंगे ध्रुवीय अणु, और एक ही जगह हैं तो हम इसको कहेंगे अध्रुवीय अणु। तो इनके अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए किसका निर्माण करते हैं, ध्रुवीय अणुओं का निर्माण करते हैं। और इनके पास में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये स्थायी होता है इनके पास में। ये सदैव किसका निर्माण करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण का स्थायित्व प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो भी ये दर्शाएंगे, तेजी से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब आते हैं अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय में क्या होता है कि यहां संपाती न हो, वहां पर संपाती होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वे अणु जिनके धनात्मक व ऋणात्मक केंद्र संपाती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे अध्रुवीय अणु कहेंगे, अणु कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसका है H2O2, NH4, ये इसके एग्जाम्पल आते हैं। और भी एग्जाम्पल होते हैं। अब इनके पास में क्या होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। स्थायी
द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, नहीं होता है। तो क्या करें, इनका निर्माण किया जा सकता है। इनको उठाकर, जैसे मान लो एक अपने पास में H2O2 का अणु है, इसको उठाकर जैसे मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखता हूं, तो विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद में क्या करेंगे, इनमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का गुण आ जाएगा। मतलब कि इसके अणुओं के पास में इस तरह से होंगे, प्लस और माइनस होंगे ऐसे। जैसे इन प्लस और माइनस को मैं यहां रखूंगा, तो बिना विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में तो ये इस तरह से रहेंगे, इनका कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र यहां स्थापित करेंगे, हम स्थापित करते ही क्या होगा, इनके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। ये इस तरह न होकर किस तरह से दिखाई देंगे, इस तरह से दिखाई देंगे। विद्युत क्षेत्र की मौजूदगी में ऐसे आ जाएंगे, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का क्या कर देंगे, ये निर्माण कर देंगे। तो ये किसके कारण हुआ, प्रेरण के कारण हुआ। तो इसको प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो ऐसे द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थों में पाया जाता है, वो लेकर भी आया जा सकता है, लाया भी जाता है उसमें। तो दो तरह से इनको डिवाइड किया गया था। अपना टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण। तो अणुओं की प्रकृति के आधार पर ध्रुवीय और अध्रुवीय प्रकार में ये देखने को मिलता है द्विध्रुव आघूर्ण। और ध्रुवीय है वो परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण निर्माण करते हैं, और अध्रुवीय होते हैं वो परमानेंट नहीं करते हैं। जब तक विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे तब तक तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाएंगे। यदि वो अप्लाई करना आपने बंद कर दिया तो दर्शाना भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इस प्रकार आज का अपना इतना ही टॉपिक है कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है, उसके SI CGS या सैदिश किस प्रकार से दिशा होती है, और उसके आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। जिनमें स्थायी होता है वो ध्रुवीय हो गए, अस्थायी होता है उनमें अध्रुवीय अणु हो गए। आज के लिए इतना ही काफी है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।